क्लास 11th फिज़िक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। किसी किसी बुक में इसको मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन भी कह देते हैं। ठीक है, दोनों सिमिलर ही हैं। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ मिलते रहें। इस लेसन को पढ़ने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए, है ना। जैसे सबसे पहले कोई पार्टिकल क्या होता है ना। यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ पार्टिकल और एक वर्ड यूज़ हुआ सिस्टम, है ना। इन दोनों चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। तो पार्टिकल क्या होता है बच्चों? पार्टिकल मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसकी डिस्टेंस कवर्ड, है ना, जिस पर डिस्टेंस की जाए, या जो बहुत छोटा होता है ना। कैसा हो सकता है? बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी होती है, कोई बहुत ही छोटी चीज़ होती है अपने सराउंडिंग के हिसाब से, है ना। उसको हम कह सकते हैं पार्टिकल। बहुत छोटा पार्टिकल होता है ना। जैसे कि आप यहाँ से मुंबई जा रहे हैं एक बस के अंदर बैठ के, तो वो बस आपके लिए एक पार्टिकल है। भले ही वो हमको बड़ी दिखती है, लेकिन मुंबई से आपके स्टेट की या एमपी या इंदौर कहीं की भी जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है, 500 किलोमीटर, 600। उसके सामने छोटी सी बस एक पार्टिकल ही है ना। हमारे सामने वो ज़रूर बड़ी है, लेकिन वो एक बड़ी चीज़, छोटी सी चीज़ है उन दोनों डिस्टेंस के बीच में। तो इस प्रकार हम पार्टिकल को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो पार्टिकल जो कि जिसकी डायमेंशन बहुत ही स्मॉलर होती है। क्लियर हुआ यहाँ पर? इसके अलावा सिस्टम, सिस्टम मीन्स वेयर पार्टिकल इंटरेक्ट ईच अदर। मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे पर फोर्सेस लगाते हैं, है ना, या एक दूसरे की वजह से उनकी मोशन चेंज हो सकती है, वो सब होता है सिस्टम। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम। मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टिकल हों, जैसे कि सपोज यहाँ 1 kg मास है, यहाँ 2 kg मास है, यहाँ 3 kg मास है, ऐसे मासेस रखे हुए हैं, तो हम इसको एक सिस्टम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो टोटल लेसन है बच्चों, है ना, वो स्टार्ट होता है हमारा सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास है क्या चीज़। हमने फिजिक्स पढ़ा बच्चों, लेसन 5 का फोर्स वाला चैप्टर, कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं। एक इतना बड़ा ब्लॉक है, हम इस तरफ से फोर्स लगाते हैं, तो इसके अंदर तो ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे। कुछ पार्टिकल यहाँ होंगे, हर जगह पार्टिकल होंगे, है ना। तो हमने किस पार्टिकल पर फोर्स लगाया? क्या हमने कभी इस बारे में बात करी आज तक? नहीं करी। क्या मैंने इस पार्टिकल पर फोर्स लगाया, या इस पर लगाया, या इस पर लगाया, या इस पर लगाया? नहीं जानते, है ना। हम तो ये करते थे, भाई 2 kg का ऑब्जेक्ट है ना, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालते थे? मास अपॉन फोर्स अपॉन मास। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस कर लेते थे। यहाँ हम पूरे मास को एक साथ मानते थे 2 kg को, है ना। लेकिन 2 kg मास अकेला तो होता नहीं, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं यहाँ बहुत सारे। तो अगर मैं किसी सिस्टम के हर एक पार्टिकल पर फोर्स लगाऊं, जैसे कि मान लो किसी सिस्टम में, है ना, इस सिस्टम के बहुत सारे पार्टिकल हैं, हम अगर इस पर F1 फोर्स लगाएं, इस पर F2 फोर्स लगाएं, इस पर F3 फोर्स लगाएं, ऐसे अलग अलग फोर्सेस लगाएं, तो जो टोटल फोर्स लगाते हैं ना बच्चों, है ना, वो अगर किसी एक ही जगह पर लगाया जाए, तो जितना भी काम ये होता है वो सब उस फोर्स के बराबर हो जाए। मतलब मान लो एग्जांपल के लिए 10 न्यूटन फोर्स जो है कि मैंने टोटल लगाया, अगर इस 10 न्यूटन के छोटे छोटे टुकड़े करके हम थोड़ा फोर्स इस पर लगाएं, थोड़ा इस पर लगाएं, थोड़ा इस पर लगाएं, अलग अलग पार्टिकल पर लगाएं, और फिर इसका इफेक्ट देखें, कितना फोर्स लगाने पर कितना एक्सीलरेशन हुआ, या बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई। ठीक है, वो सब किसी एक पॉइंट पर हम ये मान के चलते हैं कि जितना भी ये बॉडी का मास है वो किसी एक जगह कंसंट्रेटेड है। कहाँ रखा हुआ है? उस पूरी बॉडी का मास, मान लो मैं सेंटर में यहाँ मान लेता हूँ, पूरी बॉडी का मास यहाँ पर रखा हुआ है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। जितना फोर्स मैं अलग अलग यहाँ लगाऊँ, है ना, और उतना ही फोर्स अगर इसके ऊपर लगा दूँ तो बात बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? पूरी बात वहीं इक्वल हो जाएगी। टोटल फोर्स जो इनके द्वारा लगाया जा रहा है, जो काम हम कर रहे हैं, वही काम ये पूरा फोर्स एक जगह लगाने पर हो जाता है।
इसका मतलब किसी हर बॉडी के अंदर एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि पूरा मास बॉडी का वहाँ कंसंट्रेटेड है। क्या है? पूरी बॉडी का मास वहाँ पर कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। जैसे मान लो एक ईजी एग्जांपल देखते हैं। ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। हम इन चारों पर फोर्सेस लगाते हैं। इस पर भी फोर्स लगाया, इस पर भी फोर्स लगाया, इस पर भी लगाया, और ऐसे चारों पर हम कुछ फोर्सेस लगाते हैं, F1, F2, F3, F4। ठीक है। तो टोटल फोर्स जो है अगर इनको जोड़ दूँ मैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और इन सबको क्या मान लूँ? कैपिटल F मान लूँ। तो इन चारों ने मिलके जितना वर्क किया होगा, जितना काम किया होगा, वो सारा काम में इसके चारों का सम किया हुआ फोर्स ये है ना। इसको अगर मैं इन चारों के बीच में कहीं ना कहीं सेंटर मास होगा, अगर वहाँ पर लगा के कर दूँ, मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इन चारों का टोटल मास हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। कहाँ है? इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। हम निकालना सीखेंगे, ये तो फिर आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का। तो टोटल फोर्स अगर मैं इन चारों पर ना लगाते हुए सिर्फ डायरेक्टली यहाँ लगा दूँ, तो जितना इफेक्ट ये चारों फोर्स मिलकर लगाएंगे, उतना ही इफेक्ट एक फोर्स को डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे लगाने से भी काम हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? कि जब बहुत सारे मासेस होते हैं, क्या होते हैं? बहुत सारे मासेस होते हैं, तो हम हर मासेस पर फोर्स लगाने नहीं जाते हैं। हम इस पर अलग से फोर्स नहीं लगाते, हम इस पर नहीं लगाते, इस पर नहीं, किसी पर नहीं लगाते। हम फोर्स लगाते हैं बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर। कहाँ लगाते हैं? बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाते हैं, जिससे कि सारी जो ये फोर्स है वो फोर्स इन सभी के पास इक्वली पहुंच जाता है और हमारा काम प्रॉपरली हो जाता है। तो यहाँ से हम सेंटर ऑफ मास की छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम का, सिस्टम मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हों, जिसमें बहुत सारे क्या हों? पार्टिकल्स हों, बहुत सारे मासेस रखे हों। क्या रखे हों? मासेस रखे हों। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज दैट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास किस जगह पर होता है? ऑन विच, जिस पर कि हम मान सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज दैट पॉइंट। सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का वो पॉइंट है ऑन विच द इंटायर मास ऑफ सिस्टम, entire mass of system can be considered to be concentrated। मतलब यह है बच्चों कि ये वो पॉइंट होता है जहां पर हम मान लेते हैं कि सारा मास यहीं पर रखा हुआ है। ठीक है। मान क्यों लेते हैं? क्योंकि हम जब उस पर फोर्सेस लगाते बच्चों, हम क्या करते हैं, जब मान लो ये 4 पॉइंट है, इनका सेंटर मास यहाँ पर लाई कर रहा है, तो जो फोर्सेस हम अलग अलग लगाते हैं 4 पॉइंट पर, या ये 4 पॉइंट का सिस्टम है, मान लो ये 4 पॉइंट का सिस्टम है, इन चारों पॉइंट पर मैं फोर्स लगाता हूँ, F1, F2, F3, F4, और इन पर टोटल फोर्स लगाने के बाद, है ना, जो काम हम करते हैं या जो हमारा टोटल फोर्स का इफेक्ट होता है, वही फोर्स का इफेक्ट इन चारों फोर्सेस का सम करके अगर सेंटर ऑफ मास पे लगा दें तो भी सेम वर्क हो जाता है। तो भी क्या हो जाता है बच्चों? सेम वर्क हो जाता है या सेम इफेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब सिंपल है कि हम अलग अलग फोर्सेस लगाएं या हम उसके डायरेक्टली कहाँ फोर्स लगा दें? उस एक पॉइंट पर लगा दें जहाँ पर उसका टोटल मास हम लोग मान लेते हैं। तो ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज दैट पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है ऑन विच द एंटायर मास ऑफ सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड, मतलब कि जिसका टोटल मास यहाँ पर माना जा सकता है ना, माना जा सकता है। ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फोर्सेज है, मोशन है, इनके लिए एप्लीकेबल है। क्लियर हुआ क्लास बच्चों? आया हमको सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है? एक पॉइंट हो सकता है
किसका, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब एक से ज़्यादा पार्टिकल जो एक दूसरे से इंटरेक्टिव है, एक दूसरे पर इंटरेक्शन करते हैं, तो उन सभी का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम ये मानते हैं कि इन सबका सेंटर ऑफ मास यहीं पर ही लगा होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है ना। सेंटर ऑफ मास सिंपल सी एक बार फिर बता दूं, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स का जो टोटल मास होता है, हम मान के चलते हैं कि वो किसी एक जगह पर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इसका मतलब या तो मैं अलग अलग फोर्स लगाऊं, या तो हम क्या करें, जितने भी पार्टिकल है उन पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगाएं, यहाँ 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 यहाँ, या फिर हम सीधा एक काम करें, टोटल जो फोर्स मुझे लगाना है वो हम सीधा सेंटर ऑफ मास पे लगाएं, तो वो जो काम ये अलग अलग करेंगे उतना ही वर्क डन, उतना ही इफेक्ट फोर्स का हमको डायरेक्टली कहाँ मिल जाएगा, टोटल फोर्स यहाँ लगाने से। क्लियर हुआ आपको इतना? चलिए अब हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, यानी एक जगह है, तो हमको वो पॉइंट निकालना सीखना होगा कि वो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट निकालते कैसे। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, हम सेंटर ऑफ मास का पॉइंट निकालेंगे कैसे। क्लियर है क्लास? चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टूडेंट अब हम कैलकुलेट करेंगे कि टू सिस्टम पार्टिकल, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ दो ही पार्टिकल हैं, उसका हम सेंटर मास कैसे निकाल सकते हैं। टू से हम लोग सबके लिए कर सकते हैं बच्चों, ये थोड़ा बेनिफिशियल है कि हम पहले टू का निकालेंगे, आसान होता है फॉर्मूला बनाना, फिर टू से बाकी सबके लिए भी फॉर्मूला ईजिली डिराइव हो जाता है। तो हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि टू सिस्टम्स हैं, दो पार्टिकल हैं, है ना। एक पार्टिकल सपोज हमारा ए है, एक और पार्टिकल है जो हमारा बी है। हम यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, क्योंकि यहाँ सब कुछ ओरिजिन के हिसाब से ही चलेगा बच्चों। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, है ना। तो अगर मैं बोलूँ आपसे किसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r1 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है। इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा बच्चों, इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया r2 होगा। ठीक है, इस पर छोटे छोटे मासेस रखे हैं, ए जो ऑब्जेक्ट है उसका छोटा सा मास m1 है, अनादर ऑब्जेक्ट बी जिसका छोटा सा मास m2 है। हमको इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना है कि इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि ये एक सिस्टम है बच्चों, ध्यान से समझना। सिस्टम कब कहते हैं किसी चीज़ को, सिस्टम कब कहते हैं कि भाई मैं अगर ए पर फोर्स लगाऊं तो ए बी पर फोर्स लगाएगा, तो ही तो वो सिस्टम है। क्योंकि सिस्टम मतलब दो पार्टिकल एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हों, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हों। ठीक है, अगर ए और बी में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो ये क्या सिस्टम होगा, नहीं हो सकता। सिस्टम तभी बनते हैं जब दो पार्टिकल एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, मतलब अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो वो भी कुछ ना कुछ फोर्स इस पर लगाएगा, या अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। अगर इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है तो ये सिस्टम नहीं होगा, तो सिस्टम नहीं होगा तो हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिस्टम एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर पार्टिकल्स इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो वो सिस्टम नहीं कहला सकते। तो चलिए हम लोग इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। मैंने 2D लिया है, बुक्स में 3D भी लिखा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझना है सिर्फ कॉन्सेप्ट को, है ना। ये हमारा आपका क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन से r1 इसका पोजीशन वेक्टर, r2 इसका पोजीशन वेक्टर, हम दोनों हमको उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो इनका सेंटर ऑफ मास है। क्या है बच्चों, इनका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं लेट F1 फोर्स अप्लाइड ऑन ए, मैंने ए पर क्या करा, F1 फोर्स लगाया, एंड F2 फोर्स अप्लाइड ऑन बी, और मैंने बी पर F2 फोर्स लगा दिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हमको नहीं। तो हम निकालेंगे फोर्स ऑन ए, तो ए पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बच्चों, एक फोर्स तो लगेगा F1 पहला फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स F1 लगेगा बच्चों, और दूसरा लगेगा एक इंटरनल फोर्स,
इंटरनल किसको कहते हैं? जब पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो वो इंटरनल है, ठीक है। जैसे मैंने बाहर से फोर्स लगाया, एक्सटर्नल, लेकिन जब मैंने इस पार्टिकल को फोर्स लगाया F2 या F1 जो भी, तो इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, क्योंकि ये उसका सिस्टम में है और सिस्टम में है मतलब इन दोनों में कोई ना कोई इंटरेक्शन है। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो उसका कुछ पार्ट इस पर भी जाएगा। तो इस बी पार्टिकल ने ए पर एक फोर्स लगाया जिसको कहते हैं इंटरनल फोर्स, है ना। तो ए पर दो फोर्स लग रहे हैं, पहला तो जो मैंने बाहर से लगाया वो तो पूरा उस पर लग ही रहा है, और इंटरनल फोर्स क्या लग रहा है बच्चों? उस पर एक इंटरनल फोर्स लग रहा है, जिसको नाम दे दो आप F12, ठीक है। F12 क्यों बोला? फोर्स ऑन F1 ड्यू टू 2, मतलब पहले वाले पार्टिकल पर दूसरे वाले की वजह से, है ना, पहले वाले पर, या इसको ए भी दे सकते हो क्योंकि आपने नाम ए और बी दिया है, तो FAB लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे, FAB कर लो इसको, FAB मतलब ए पर फोर्स बी की वजह से। सेम फोर्स ऑन बी, दूसरे वाले पर जो फोर्स लग रहा है उसको क्या लिखोगे? दूसरे वाले पर मैं क्या कौन सा फोर्स लगा रहा हूँ बच्चों? F2 लगा रहा हूँ, तो हम क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल फोर्स F2 लगा रहे हैं, ठीक है। और उसी के साथ इंटरनल फोर्स भी लग रहा है बच्चों। इंटरनल फोर्स कौन सा लग रहा है? FBA लग रहा है। क्या लग रहा है? FBA मतलब B पर A की वजह से फोर्स, क्योंकि मैंने क्या समझाया आपको कि अगर सिस्टम है तो अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो इसका कुछ पार्ट फोर्स का इससे इस पर भी जाएगा, उसको कहते हैं इंटरेक्टिव फोर्सेस, जो इंटरेक्शन की वजह से हैं, या इंटरनल फोर्सेस जो पार्टिकल एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर ही अप्लाई करेगा ही करेगा, तभी हम चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों इन पर, कोई दिक्कत है? तो अगर आपसे पूछा जाए नेट फोर्स कितना लग रहा है, मैं यही लिख लेता हूँ नेट फोर्स, आप इसको नीचे लिख लेना, यहाँ से नीचे लाइन बना लेना, नेट फोर्स ऑन ए पर टोटल फोर्स लग रहा है कितना? F1 और FAB लग रहा है, कोई दिक्कत बच्चों? वैसे ही दूसरे वाले पर कितना नेट फोर्स लग रहा है? आप ये लाइन को यहाँ लिखना और अब जो लिखूंगा उसको नीचे लिखना। नेट फोर्स ऑन बी पर नेट फोर्स लग रहा है कितना? F2 और FBA, ये उस पर नेट फोर्स लग रहा है। नेट मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा है ना, हम हमेशा नेट फोर्स की बात करते हैं, कोई एक फोर्स की बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लें बच्चों, हम ये मान लें कि फोर्स लगाया है तो थोड़ी बहुत मोशन होगी, है ना। मोशन होने से क्या होगा बच्चों? उसके अंदर वेलोसिटीज आएंगी। तो हमने मान लिया कि भाई पहले वाले में V1 वेलोसिटी आ रही, दूसरे में V2 वेलोसिटी आ रही, तो लिख लो यहाँ पर इफ द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स A एंड B आर V1 एंड V2, मान लो पहले वाले की V1 वेलोसिटी, दूसरे वाले की V2 वेलोसिटी, तो हमने मोमेंटम निकालना सीख रखा है, हम निकालेंगे यहाँ से मोमेंटम की बात है, क्योंकि मास है, फोर्स लगा तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी तो मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑफ ए कितना हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ ए को नाम दे दो P1, और वो हो जाता है मास इंटू वेलोसिटी, तो m, पहले वाले का मास हमने m1 माना था, उसकी v1 वेलोसिटी, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया? m1 v1 हो गया बच्चों। इसी टाइप से दूसरे वाले का मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ b, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा? दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम हो गया P2 इज इक्वल्स टू M2 V2। हम ये क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमको इसके मास और फोर्स में एक छोटा सा रिलेशन बनाना है, ठीक है ना, हम इसलिए काम कर रहे हैं। क्लास थोड़ा पेज चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने यहाँ मोमेंटम दोनों के लिख लिए। अब हमको सेकेंड लॉ से क्या पता है बच्चों? हमको सेकेंड लॉ से एक वैल्यू पता है, और उस वैल्यू का नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन के सेकेंड लॉ से आपको क्या मालूम है?
आपको मालूम है डी अपॉन डी टी ऑफ m1v1 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या कह लो इक्वल होता है नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल के पार्टिकल पर कितना फोर्स लगाया गया है ना। तो पहले वाले पार्टिकल पर कितना फोर्स लगा F1 प्लस FAB इतना टोटल फोर्स लगा उसके ऊपर। चाहो तो इसको वेक्टर लिख लो तेरे क्लास, तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डी अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डी अपॉन डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के हिसाब से मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है ना। ये हमने सेकेंड लॉ में प्रूव कर रखा है, पढ़ रखा है, थोड़ा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसी टाइप से डी अपॉन डी टी ऑफ m2v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा F2 प्लस FBA। दूसरे वाले पर इतना नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें तो क्या होगा, हमको दोनों पार्टिकल का टोटल फोर्स पता लग जाएगा, यानी हमने टोटल कितना फोर्स लगाया पूरे सिस्टम पर हमको वो पता लग जाएगा कि पूरे सिस्टम पर हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है। तो हम इन दोनों को इस साइड को प्लस करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा F1 प्लस FAB प्लस FBA प्लस F2। इधर इनको प्लस कर लो तो D बाय डी टी ऑफ m1v1 प्लस D अपॉन डी टी ऑफ m2v2। कोई दिक्कत क्लास अपने को नहीं। अब यहाँ से एक छोटी सी बात मैं फिर आपके पास लेके चलता हूँ, ज़रा पेज पुराना लाके। मुझे ये बताइए कि जितना फोर्स ये इस पर लगाता है उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगाएगा। मतलब जो FAB है वो FBA के इक्वल होता है। FAB हमेशा FBA के इक्वल होगा, ठीक है। और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, A B पर इधर फोर्स लगा रहा, B इस पर लगा रहा, मतलब वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट है। यानी दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, बराबर तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे हैं, अपोजिट। यानी मैं लिख सकता हूँ FAB बराबर माइनस FBA। ये दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ये प्लस तो ये माइनस, या ये माइनस तो ये प्लस, सिंपल सी बात है। तब इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो आंसर कितना आएगा, 0। या ये कह लो कि मैं इन दोनों को कैंसिलिंग आउट कर सकता हूं बच्चों। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हैं तो एक दूसरे से कैंसिलिंग आउट हो जाएंगे। तो टोटल फोर्स कितना बचा हमारे पास, टोटल फोर्स बचा F1 प्लस F2। नेट फोर्स जो मैंने लगाया था उतना ही बचा। तो यहाँ डी अपॉन डी टी है ना, दोनों में है डी अपॉन डी टी, हमने कॉमन ले लिया, या नहीं लें तो नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। अब बात सुनिए एक और ध्यान से, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है m1 dr1 अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम वेलोसिटी कहते हैं, हमने ये भी पढ़ रखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी की जगह हमने यूज कर लिया dr1 अपॉन डी टी प्लस d अपॉन डी टी। ये तो बाहर है ही ऑलरेडी, अंदर क्या होगा, m2 इंटू v2 की जगह क्या लिख सकते हो, dr2 अपॉन डी टी। हमने पढ़ रखा है r क्या था, पोजीशन, और पोजीशन चेंज होती है तो वेलोसिटी आती है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को ही हम वेलोसिटी कहते हैं, पढ़ रखा है हम लोगों ने वन डायमेंशन मोशन इन सब में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, F1 प्लस F2 तो यहाँ पर देखिए मास तो बाहर आ ही जाएगा। मास कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि मास कांस्टेंट है, मास बदल रहा है। यहाँ पर मास चेंज नहीं हो रहा पार्टिकल का, बस चेंज क्या हो रही है, पोजीशन बदल रही है। क्योंकि फोर्स लगने पर ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है या पास आ रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, तो चेंज होगी पोजीशन। देखिए डी अपॉन डी टी यहाँ भी लिखा है, डी अपॉन डी टी यहाँ भी लिखा है। इसको बाहर निकाल दूंगा तो इन दोनों डी अपॉन डी टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बच्चों फिजिक्स में डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स
डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ R1। यहाँ भी वही होगा, M2 जो मास है वो बाहर आ जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ R2। आया समझ में इतना आपको? तो क्लास अब हम देख लेते हैं डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर दोनों जगह आ चुका है। हम इन दोनों में से ये चीज़ बाहर निकाल रहे हैं, है ना। ये डी स्क्वायर अपॉन डी टी मैंने इन दोनों टर्म में से, बीच में प्लस लगाना, यहाँ से और यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, सबसे बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा M1 इंटू R1, ये यहाँ से चला जाएगा तो M1 R1 बचेगा। तो हमने अंदर लिखा M1 R1 ऐसे, प्लस यहाँ से बचेगा M2, सॉरी M के ऊपर नहीं लग सकता है, R के ऊपर लगेगा, M2 R2, ठीक है। और देखिए मैंने दो फोर्स लगाए F1 F2 अलग अलग, अब मैं इन दोनों को टोटल करके F लिख देता हूँ। टोटल फोर्स कितना लगा है ना, टोटल फोर्स जो लगाया हमको पता चल जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये तो है कि अलग अलग फोर्स लगाऊं, उसकी जगह उन दोनों के बराबर एक ही फोर्स लगा दूं, तो मैं उसको टोटल F मान लेता हूँ, है ना। अब एक छोटा सा काम हमको यहाँ करना पड़ता है बच्चों, हम यहाँ पर M1 प्लस M2 से डिवाइड करते हैं और M1 प्लस M2 से बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है बच्चों। अब थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा पुराने लेसन की हेल्प से, अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी सी तकलीफ तो आएगी आपको, है ना। यहाँ पर अब समझने के लिए ये देखिए कि मैं इधर थोड़ा शॉर्ट में यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ समझना आप लोग साइड में, क्योंकि मेन डेरिवेशन आपका खराब नहीं होगा। हमको ये पता है F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ देखिए F बराबर ये टोटल मास, ये टोटल मास, और ये पूरा हमारा एक्सेलरेशन टर्म है। एक्सेलरेशन को हमने क्या पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन बराबर होता है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। क्यों पढ़ रखा है पता ही होगा आपको, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है डी वी अपॉन डी टी होता है ना। और वेलोसिटी बराबर क्या होता है, जो काम अभी मैंने यहाँ किया, वेलोसिटी बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, तो इसको हम फाइनली ऐसा लिख सकते हैं dr अपॉन dt, m इंटू dr अपॉन dt। r क्या होता है, उसकी पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदली तो डिस्प्लेसमेंट बदला, मतलब उसकी पोजीशन में चेंज होना। किसमें चेंज होना, उसकी पोजीशन में चेंज होना भाई। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चेंज इन पोजीशन। पोजीशन चेंज होती तो वेलोसिटी बनती, वेलोसिटी चेंज होती तो एक्सेलरेशन बनता है। तो कुल मिला के इसको इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये आर क्या होता है, ये आर होता है उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर। क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर जो चल रहा है ना। तो यहाँ हम इस पूरी क्वांटिटी को देखो जरा ध्यान से, ये किसकी जगह लिखा है, इसी की जगह लिखा है डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। आर के प्लेस पर ये पूरा लिखा है, तो इस पूरे को क्या मान सकता हूँ, आर। आर मतलब पोजीशन वेक्टर किस चीज का, जिस पूरे पर मैंने एफ फोर्स लगाया। मैंने एफ फोर्स कहाँ लगाया, सेंटर ऑफ मास पर। किस पर लगाया, सेंटर ऑफ मास पर। यानी ये जो पॉइंट बताएगा, ये वैल्यू हमको उन दोनों के सेंटर ऑफ मास की बताएगा कि हम या तो अलग अलग फोर्स लगा लो। देखो यहाँ पर हमने करके दिखाया ना कि या तो F1 F2 अलग अलग फोर्स लगाओ इन दोनों पर तो भी वही काम होगा, या हम टोटल इन दोनों के बराबर का सारा फोर्स लगा दें। कहाँ पर, उस एक जगह पर जहाँ पर ये पूरा मास रखा हुआ, मान सकते हो आप। और वो जगह का नाम है सेंटर ऑफ मास। वो एक पॉइंट होता है, और वो पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है। इस फॉर्मूले से हम वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कंसिडर करूँगा, R करूँगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको टोटल मास नाम दे दो, कैपिटल M टोटल मास इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ वेक्टर R। ये वेक्टर R क्या है, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास जो R है, R का पोजीशन वेक्टर होता है M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर
आया समझ में आपको? या तो हम इस सेंटर ऑफ मास जो ये पॉइंट है वहां पर फोर्स लगा दें, कितना फोर्स लगा दें, टोटल फोर्स जितना भी हमको अलग अलग लगाना है उतना उस सेंटर ऑफ मास पे लगा दूंगा तो भी वही काम हो जाएगा, या फिर वही पुराना काम कि F1 पर अलग लगाओ, F2 अलग लगाओ, है ना, काम उतना ही होना है। तो हमको अब समझ में आ गया है कि सारी बॉडी का मास कहाँ है, एक पॉइंट पर हम कंसंट्रेट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स लगाएं पूरा F या अलग अलग लगाएं, काम तो उतना ही होना है। क्लियर हुआ हमको? तो हमको सेंटर ऑफ मास यहाँ से समझ में आ चुका है। ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होता है, पॉइंट होता है कि कहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, और वही हमको इस लेसन में बहुत बार फाइंड करना है। सेंटर ऑफ मास करने के लिए कम से कम अगले 2-3 लेक्चर बनाऊंगा बच्चों, जिनमें हम सेंटर ऑफ मास ही निकालते दिखाई देंगे आपको। क्लियर हुआ? तो ये सेंटर ऑफ मास है। अब अगर हमको, क्योंकि बच्चों हम बात करते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस की, किसकी करते हैं हम लोग? तीनों एक्सिस में बात करते हैं कि वो एक्स एक्सिस पर के कहाँ पर होगा, वाई में कहाँ पर, क्योंकि एक पॉइंट है तो पॉइंट कहाँ होगा, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो, जेड में। तो अगर मुझे कभी ऐसा करना पड़े, मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना पड़े एक्स एक्सिस पर, तो मुझे एक्स COM यानी एक्स एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन में M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है? उसी प्रकार से YCOM निकालने के लिए M1 Y1 M2 Y2 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है? इसी प्रकार अगर Z हुआ तो ZCOM निकालने के लिए क्या होता है, M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये तीनों फॉर्मूले से हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? अब आपको ये x1 y1 में कैसे क्वेश्चन होगा, क्या करोगे, तो मैं इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ, तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लेते हैं एक क्वेश्चन विच इज़ वेरी इजी। इजी क्वेश्चन इसलिए बच्चों क्योंकि इजी नहीं समझ पाओगे तो टफ तो समझ पाना इम्पॉसिबल है, पहले इजी ही समझना आना चाहिए आपको। 2 बॉडीज़ हैं, है ना, एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, एक और बॉडी है जिसका मास है 2 kg। ठीक है? दे आर सिचुएटेड, इसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ये रखा हुआ है कहाँ पर, ये रखा हुआ है हमारा 1,2 पर, और दूसरी ये बॉडी जो है वो रखी है -1,3 पर। हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। छोटा सा इसको विजुलाइज कर ले, ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। थोड़ा इधर भी कर लो क्योंकि इसमें x में माइनस भी आ रहा है, y में तो प्लस ही प्लस है, y1 2 3। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। x1 2 3, यहाँ पर -1, यहीं तक की ज़रूरत है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा। एक पार्टिकल कहाँ रखा है, 2 kg वाला रखा है -1,3, मतलब यहाँ पर एक 2 kg का ऑब्जेक्ट रखा है, और 1,2 यहाँ पर रखा है एक ऑब्जेक्ट जो है 1 kg का, है ना, सिंपल है। ये क्या हो गए, x1 y1, ये क्या हो गए, x2 y2। आया समझ में? m1 ये m2, सब चीज़ पता होगी आपको। सेंटर मास निकाल लोगे, आसानी से निकाल लोगे। XCOM निकालते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। ये सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, फॉर्मूला ऊपर ही दिख रखा है, देखो बच्चों, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 1 kg, x कोऑर्डिनेट x1 1, M2 2 kg, उसका x कोऑर्डिनेट है माइनस का 1, अपॉन में M1 प्लस M2 1 प्लस 2। तो XCOM क्या आ जाएगा आपका, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस अपॉन में 3। 2 में से 1 गया तो 1, बड़ा 2 है, माइनस का है तो आंसर आएगा -1/3। यानी आपका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, -1/3 पर। -1/3 मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा, है ना, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि अपॉन में 3 है ना, तो छोटा है वो, तो वो इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब y भी तो देखें कि y कहाँ निकलता है, क्योंकि x और y दोनों मिलेंगे तब तो पॉइंट बना पाएंगे आप। YCOM निकालें, y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या क्या हो सकता है बच्चों, M1
y1 कितना है 2 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 अपॉन 3, 8 अपॉन 3 आया इसका कोऑर्डिनेट, है ना। 8 अपॉन 3 को डिवाइड करें तो ये होता है समथिंग 2 पॉइंट कुछ होता है बच्चों, क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है ना, 2.6 के आसपास। मतलब ये जो पॉइंट है देखो -1/3 0.33 के आसपास होगा यहाँ कहीं पर, और 2.6 अराउंड यहाँ कहीं होगा। अगर दोनों को मिले तो लगभग यहाँ कहीं पर एक सेंटर ऑफ मास निकलने वाला है। ध्यान रखना बच्चों, सेंटर ऑफ मास 2 सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, कितने पार्टिकल का, 2 पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमेशा उन दोनों के बीच में ही कहीं होता है, लाइन पर, जो लाइन उनको मिलाती है यहीं पर कहीं ना कहीं होगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर। ठीक है, इस टाइप से बच्चों हमको सेंटर ऑफ मास निकालने को आएगा। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे सेंटर ऑफ मास क्या है ना, क्लियर हो गया होगा, निकालना हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूले को चेंज करते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है, अब बड़ा डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा मैं आपको, मैं क्वेश्चंस पे ही फोकस करूंगा, है ना। देखिए अब हम ये जो फॉर्मूला था ये बहुत सारे पार्टिकल के लिए भी लिख सकते हैं, n पार्टिकल के लिए। अभी हमने कितने पार्टिकल का क्वेश्चन किया, 2 पार्टिकल, हो सकता है 3 पार्टिकल भी क्वेश्चन दे दें, 4 पार्टिकल दे दें, 5 पार्टिकल दे दें, तो हम उनका सेंटर ऑफ मास कैसे कैसे निकाल सकते हैं। या फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा बच्चों, फॉर्मूले में नो चेंज, फॉर्मूला वही रहेगा कि सेंटर ऑफ मास का अगर टोटल r लिख लूँ मैं, x1 y1 तो आप समझ ही गए होंगे। मान लो n पार्टिकल है तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डैश 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 कहाँ तक, mn rn, मतलब बहुत सारे पार्टिकल हैं तो अपॉन में क्या फॉर्मूला आ जाएगा, टोटल मास ऑफ सिस्टम। मान लो टोटल मास m है पूरे सिस्टम का, तो ये n पार्टिकल के लिए फॉर्मूला है, 2 3 4 5 6 के लिए। आप चाहो तो r1 की जगह जब x निकालोगे तो x1 x2 x3 ऐसे आ जाएगा, जब y निकालने जाओगे y1 y2 y3 y4 ऐसे आ जाएगा। तो आप सेंटर ऑफ मास निकालना सीख गए टोटल का। अब इसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम कह सकते हैं कि जैसे हमने 2 का किया वैसे सबका हो जाएगा। क्लियर है क्लास। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के, है ना। अब अपन क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगती जाएगी, बस एक फॉर्मूला ही याद रखना है हमको, तो कुछ खास नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज कम्स विथ हेवियर साइड, मतलब अगर मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपसे कि 2 सिस्टम पार्टिकल है, एक 1 kg का था और एक 2 kg का। भी इस क्वेश्चन में मैंने किया ना, तो जो सेंटर ऑफ मास आया था ना वो 2 kg के पास में आया था। कहाँ आया था, 2 kg के पास में आया था, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट या जो मास हैवी होता है सेंटर ऑफ मास हमेशा उसकी तरफ होता है, थोड़ा सा बीच में नहीं होता। अगर 2 मास इक्वल है बच्चों, अगर 2 मासेस यहाँ 2 kg यहाँ भी 2 होता तो वो सेंटर ऑफ मास बीच में होता, कहाँ होता, दोनों के सेंटर में होता। लेकिन अगर पार्टिकल्स अलग अलग हैं, कैसे हैं, पार्टिकल्स अलग अलग है, डिफरेंट मास के हैं, ये 1 kg ये 2 kg, तो जो हेवियर ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ ही रहेगा सेंटर ऑफ मास। जो हेवियर ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास रहेगा। जितना ज़्यादा हेवियर उतना उसके पास, मतलब जितना इनमें डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है, उसके पास रहेगा। 2 पार्टिकल के लिए हमेशा कहाँ रहता है वो, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए उनकी लाइन के ऊपर बीच वाली लाइन पे कहीं होता है। लेकिन जब पार्टिकल कितने होते हैं बच्चों, जब पार्टिकल हमारे मोर देन 2 हो जाएं, जैसे मैं बोलूँ कि एक और ऑब्जेक्ट है, चलो कर ही लेते हैं क्वेश्चन। एक और ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया 3 kg का, है ना, जो यहाँ पर रखा हुआ है। एक ए पार्टिकल 1 kg का, 2 kg वाले को बी नाम दे दो, इसको गलती से ओ दे दिया तो चलेगा, है ना। क्या करें, इनके कोऑर्डिनेट बता देते हैं। इस वाले का कोऑर्डिनेट क्या है, इस वाले का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या मान लें, इस वाले कोऑर्डिनेट कुछ भी जो आपको मन करे, इसका मान लो 1,2। अगर ये 1,2 है तो ये कुछ ना कुछ माइनस में ही आएगा, 1,2। इसको मैं मन से दे रहा हूँ इसलिए मैं बना रहा हूँ, तो इसके मैं -2,5 ले लेता हूँ, तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके अराउंड 4,5 हो जाएंगे। ये 3 सिस्टम पार्टिकल है।
हमने ओरिजिन बनाया नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब बना के वो वाला भी पार्ट सिखाऊंगा आपको मैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 3 पार्टिकल 1 kg 2 kg 3 kg। अब सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास यहाँ तो नहीं आएगा, ना ही इन दोनों के बीच में आएगा, ना ही तो वो इन तीनों के ऐसी जगह पर आएगा जहाँ पर वो फोर्स लगाए। तो इन तीनों के बीच की जो जगह है ना खाली, इनमें कहीं ना कहीं आएगा वो, यहाँ पर इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर वो आएगा। कहाँ पर आएगा, हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, XCOM निकालने के लिए इसको M1 M2 M3 दे दो। तो M1 को 1 माना, इसका x कोऑर्डिनेट है -2। M2 को 2 माना, उसका x कोऑर्डिनेट है 4। M3 को 3 माना, इसका x कोऑर्डिनेट है 1। अपॉन में टोटल मास 3 2 5 और 1 6 मास, तो अपॉन में क्या जाएगा 6। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 8 + 3 11, 11 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 9, 9/6 आया समझ में आपको। 8 + 3 11, 11 में से 2 जाएंगे क्योंकि माइनस का 2 है, तो 9/6 होगा। 3 से कट किया 3 बार, 3 से कट किया 2 बार, तो आंसर आया 3/2। यानी x एक्सिस जो होगा वो 3/2 यानी 1.5 होगा। कितना होगा 1.5 कहीं पर। चलिए y कोऑर्डिनेट करें फिर और समझ में आएगा। y कोऑर्डिनेट के लिए YCOM लिया हमने, है ना। तो M1 1 kg उसका y कोऑर्डिनेट है 5, M2 2 kg उसका y कोऑर्डिनेट भी है 5, M3 3 kg का उसका y कोऑर्डिनेट है 2। अपॉन में भी फिर से आएगा, तीनों का मास मिलाकर 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 अपॉन 6, 5 + 10 15 और 6 21 अपॉन 6 कैंसिल हुआ, 3 से 7 बार, 3 से 2 बार, तो YCOM कितना आया, सॉरी 2 टाइम, तो 7/2। तो हमारे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ गए, x का 3/2 और y का 7/2, है ना। 3/2 यानी होता है 3.5, तो 3/2 अराउंड यहीं कहीं बीच में होगा, 1 से आगे इधर कहीं, है ना, सपोज यहाँ कहीं भी हो सकता है। और 7/2 यानी होता है 7/2 क्या होता है बच्चों, 3.5 होता है ना, वो भी यहीं कहीं ऊपर कहीं आने वाला है। तो अराउंड देखा जाए तो इसी यहीं कहीं जगह पर सेंटर ऑफ मास आपका लाई करेगा इधर कहीं, क्योंकि मैंने प्रॉपरली बनाया नहीं है तो वो पर समझ गए आप, इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं वो पॉइंट होगा और हमने निकालना भी सीख लिया है। क्लियर है इतना। सो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, हमको बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, 3 बॉडीज ऑफ मासेस 1 2 एंड 3 kg। 3 बॉडी है जिनका मास है 1 kg 2 kg एंड 3 kg। 1 kg 2 kg 3 kg की 3 बॉडीज हैं जो रखी हुई है, प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते होंगे जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइडें कैसी होती हैं, इक्विलेटरल होती है, तीनों इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर कहीं पर भी जो मानना हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ मैंने माना कि ये 1 kg है या ये 2 kg, जो भी करें। चलो इसको मान लेता हूँ 1 kg, इसको 2 kg और इसको 3 kg। बहुत ईजी है। ये हमको कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं, जब हमको कोऑर्डिनेट नहीं दिए रहते तो कैसे करना है अब आज आप सीखेंगे। और हमको बोला गया कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये इसकी साइड 1 मीटर की है, 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर। अब ओरिजिन तो दिया ही नहीं है, क्या करें। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आप किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लो। मैंने इसको ओरिजिन मान लिया कि भाई मेरा जो 1 kg ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पर रखा है, तो ये हो गया मेरा एक्स वाई एक्सिस और ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं। मुझे 1 kg वाले के कोऑर्डिनेट ओरिजिन मान लिया, तो 1 kg वाले के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,0 हो गए बच्चों। इसके क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 1,0, 1 मीटर है ना, तो 1,0 हो गए 1,0। इसके क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो पॉइंट होता है ये वाला, है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर में होता है। कहाँ होता है, इन दोनों के सेंटर में होता है, 0 से 1 के सेंटर में। मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 होगा। कितना होगा एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों, 1/2। देखिए ये
1/2। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1/2। वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? एक्स 1/2 को हम 0.5 भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0.5। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है? तो स्टूडेंट 0.5 में यहाँ से लाया हूँ कि 1 को 2 से मैंने डिवाइड करा है, यहाँ से 0.5 आ गया। वाई कोऑर्डिनेट के लिए बच्चों थोड़ा सा आपको क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा। देखो जो ये मैंने लाइन डाली है परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर, जो यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। तो ये हो गया 0.5, है ना। हमको पता लगाना है कि ये y का कोऑर्डिनेट कितना है। ये यहाँ से ये हाइट हाइपोटेनियस 1 है, तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा ये निकालना है। इसके लिए हम साइन का यूज़ कर सकते हैं बच्चों, इसका यूज़ कर सकते हैं साइन थीटा का। यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 60 डिग्री। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन 60 निकालो तो आप क्या बोलेंगे? साइन 60 इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपका परपेंडिकुलर, यही तो मुझे निकालना है, यही तो होता है वाई। ये एक्स और ये वाई। तो एक्स तो मुझे पता चल गया इस लाइन के ऊपर 0.5 हाफ था, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये क्या होगा? उसका आधा ही होगा ना, हाफ 0.5। लेकिन ये कितना होगा? इसके लिए हमने साइन थीटा का। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। हाइपोटेनियस कितना है बच्चों? हाइपोटेनियस 1। ये 1 अगर मान लो यहाँ लिखा है, अपॉन से यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई 1 का ही होगा। तो आपका परपेंडिकुलर कितना निकल गया? परपेंडिकुलर यानी यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट है बच्चों। परपेंडिकुलर यानी यहाँ पर क्या है? वाई कोऑर्डिनेट कितना निकल गया? √3/2। यहाँ भी लिख सकते हैं √3/2 निकल गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों हमको? हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो एक बात तो क्लियर है बच्चों, सुनिए अब ध्यान से समझना। जब भी स्क्वायर आए, क्या है? स्क्वायर आए, ऐसी चीज़ें आती हैं तो सेंटर ऑफ मास निकालना आसान होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इजी होगा थोड़ा सा। चलो हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन करें। हम निकालते हैं XCOM। XCOM का कैसे निकालेंगे? M1 X1। तो देखिए M1 मेरा 1 kg, उसका x कोऑर्डिनेट 0, तो 1 × 0 प्लस M2 किसी को ही मान लो, ये 3 kg वाला है तो 3 × 1 है इसका, प्लस M3 कितना है? M3 ये 2 kg, उसका x कोऑर्डिनेट है 1/2। 2 kg उसका कोऑर्डिनेट 1/2। सबके अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल मास 3, 4, 5, 6, टोटल 6 kg मास। तो ये तो 0 हो गया, हट गया। 3 × 1 = 3 हो गया बच्चों। 2 से कटा 1 बार, 2 से कटा 1 बार, 1 × 1 = 1/6। 3 + 1 4/6। 2 से कट किया 2 बार, 2 से कट किया 3 बार, तो आंसर आया 2/3। तो x कोऑर्डिनेट क्या निकल गया बच्चों? XCOM निकल गया 2/3। ठीक है, YCOM निकाल लें। YCOM के लिए क्या चाहिए आपको? y सेंटर ऑफ मास के लिए y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट हमारा सबसे पहले M1 Y1 पहला मास है 1 kg। 1 kg मास रखा ओरिजिन पर, जिसका कोऑर्डिनेट कितना था? 0 डिग्री, समझा चुका हूँ आपको। प्लस M2 कितना है? M2 मास हमारा है 3 kg और उसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है। उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो 3 × 0 प्लस तीसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा मास है 2 kg, उसका y कोऑर्डिनेट है √3/2। तो 2 × √3/2 एंड होल अपॉन, इन सब के अपॉन में टोटल मास कितना है? 6 kg। ये दोनों चीज़ें 0 हो गई, खत्म हो गई। इस 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा √3 अपॉन में बचा 6। √3/6 इसका आंसर है बच्चों y कोऑर्डिनेट का। अब आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख के पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ हमको? क्लियर है क्लास? तो हमको वैल्यूज पता चल गई। √3/6 y कोऑर्डिनेट, तो x और y दोनों को साथ लिखें। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो गए 2/3, √3/6। ठीक है, चलिए तो इजी लगा हमको ये।
अब हमको ना तो कुछ भी नहीं दिया था, हमको सिर्फ मास पता थे और हमको एक फिगर दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, रेक्टेंगल के बन जाते हैं बच्चों, स्क्वायर के बन जाते हैं। मैं आपको एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी फटाफट करवा देता हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कोई स्क्वायर है ना। मैं आपको पूरा नहीं निकाल के दिखाऊंगा, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? कोऑर्डिनेट। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 1 है और उस पर 1 2 3 4 ऐसे मासेस रखे हैं, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, है ना बस। और इसकी साइड 1 1 सेंटीमीटर है। ये सब मासेस है 1 kg 2 kg 3 kg और 4 kg। ये 1 मीटर डिस्टेंस पर है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। अब हमको बोला गया है हम इसको ओरिजिन पर मानना। अब हमको ये नहीं पता है कौन ओरिजिन पर रखा हुआ है, तो हम किसी को भी मान सकते, जो आपका मन करे बच्चों, जो आसान लगे। मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, तो ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, ये मेरा हो गया कौन सा? एक्स एक्सिस। अगर इसके कोऑर्डिनेट बोलूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे? इसके कोऑर्डिनेट बोलोगे तो एक्स कितना है? 1, वाई कितना है? 0। इसके कोऑर्डिनेट बताएं। y 1, x तो 0 है y एक्सिस पर, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? 1 1। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 1 1 हो जाएंगे। इधर x1 इधर y1, दोनों को देखो जरा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 1, 1 हो गए। अब आप इसके सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो आराम से, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा होता कि सारे पॉइंट बराबर मास के होते बच्चों, अगर यही क्वेश्चन में मैं ये कह देता कि यहाँ भी 1 kg है, यहाँ भी 1 kg है, यहाँ भी 1 kg और यहाँ भी 1 kg है, जब सारे मास इक्वल होंगे तब इसका सेंटर ऑफ मास स्क्वायर के लिए कहाँ होगा? उसके बच्चों डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, क्योंकि मासेस इक्वल है, मासेस इक्वल है तो हमेशा कहाँ होता है? इसके डायगोनल पर होगा, यहाँ पर होगा, यानी वो होगा 1/2 1/2 1/2 1/2 पर होगा। क्यों? क्योंकि सारे मास इक्वल है ना। अगर मासेस इक्वल हैं तो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब इसकी ज्योमेट्री के हिसाब से क्या सेंटर आएगा वहाँ पर होते हैं। अगर मान लो कि ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं है, जैसे अलग अलग मास है, तब तो हम ज्योमेट्री नहीं लगा सकते। लेकिन जब मास सेम होते हैं, जब मास कैसे होते हैं? सेम। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में हमको जल्दी क्लिक कर सकते हैं। जैसे 1 1 1 सेम मास है तो इसके सेंटर पर होगा, अगर सेम मास नहीं होता तो सेंटर पे नहीं होगा। सेंटर मतलब जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए और एक छोटा सा एग्जांपल लें। यहाँ पर एक सेम डायग्राम बनाता हूँ मैं स्क्वायर का ही, लेकिन अब मासेस दोनों तरफ चेंज कर दूंगा। 2 3 2 3। इधर कितना मास है? 2 3 5। इधर कितना मास है? 2 3 5। तो इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा, यानी यहाँ पर ये मान लो ओरिजिन है और ये 1 पर है, तो 0 और 1 यानी 1/2 पर ही होगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ होगा? 1/2 पर होगा। कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में होगा। ये दोनों सेम मास, ये दोनों सेम मास, तो इन दोनों के बीच में। लेकिन y के लिए सेम नहीं होगा, y के लिए हमको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे देखोगे ना तो 2 3 अलग है, 2 3 डिफरेंट है, तब ऊपर कहीं पर आएगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो सेंटर ऑफ मास के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे पार्टिकल यानी क्लोज्ड या कह सकते हैं कंप्लीट लेमिना, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल पास होते हैं, उसकी बात करेंगे। क्लियर है क्लास? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।